आइए जानते हैं आज प्राकृतिक खेती के बारे में। आखिर प्राकृतिक खेती क्यों फेल हो रही है और इसका कारण क्या है। इन सभी जानकारियों के साथ एक बार फिर से हम आपके बीच में आ चुके हैं, आपका किसान विकास मित्र कुलदीप कौरव। इसमें क्या क्या कारण है कि आखिर प्राकृतिक खेती में क्यों नुकसान छोटे किसानों को उठाना पड़ रहा है या फिर बड़े किसानों को इससे फायदा है, इन सभी जानकारियों के साथ हम पहुंच चुके हैं। आप जो हमारे पीछे देख रहे हैं कुशल मंगल कृषि फार्म करता, जिसके जो संचालक हैं राकेश दुबे जी, वो हमको बताएंगे कि आखिर प्राकृतिक खेती किस प्रकार से करना चाहिए और किस प्रकार से छोटा या बड़ा किसान इसकी चपेट में आ रहा है। आइए जान। जैसा कि हमने आपको इंट्रो में बताया कि प्राकृतिक खेती कैसे की जाती है और क्यों वह फेल हो रही है, इसके विषय में हमारे जो कृषक हैं राकेश दुबे जी, वह हमको बताएंगे कि आखिर प्राकृतिक खेती की शुरुआत कैसे करें और किस प्रकार से बचे कि आप प्राकृतिक खेती से नुकसान ना उठा पाएं। भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे किसान बंधु जैविक खेती यूट्यूब चैनल पर। आप प्राकृतिक खेती को लेकर क्या कहेंगे? प्राकृतिक खेती मतलब प्राकृतिक संसाधनों से उपयोग करते हुए और जो हमें प्रकृति माँ ने संसाधन दिए हैं उनका समुचित उपयोग और सीमित उपयोग करते हुए की जाने वाली खेती प्राकृतिक खेती है। प्राकृतिक खेती के लिए उपलब्ध संसाधनों में भी हमारी ऋषि पद्धतियों और हमारे बुजुर्गों द्वारा अनुसंधानित और अन्वेषित पद्धतियाँ का उपयोग करते हुए बिना जहर की उत्पाद प्राप्त करना ही जैविक खेती है या प्राकृतिक खेती है। भैया, जैसे मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मेरा अगला सवाल प्राकृतिक खेती को लेकर, इसमें जो सामान्य संसाधन कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले प्राकृतिक खेती में शुरुआत होती है पुरानी फसल, जो पिछले साल ली गई फसल के अवशेष हैं, वही हमारी नई फसल का भोजन है। ये सबसे पहली शुरुआत है कि हम अपने अवशेषों को बचाकर अगली फसल के लिए भोजन तैयार करें। प्राकृतिक खेती का यह पहला कदम है। ये हो जाने के बाद अब हमें दूसरे तरीके के बूस्टर, जैसे गौमूत्र है, गोबर है, या हमारे खाद्यान्न जो हमारे या हमारे पशुओं के खाने के काम ना आए हों और ख़राब हो गए हों, उन खाद्यान्नों का या ऐसे खाद्यान्न जिनसे तेल निकाल लिया गया है और उनकी खलियां हैं, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उन्हें वापस अपने खेतों को देना, मतलब उसी खेत से उत्पादित चीज़ को उसे वापस कर देना, यही प्राकृतिक खेती के संसाधन है। भैया, इसके बाद मेरा अगला सवाल रहेगा, प्राकृतिक खेती करने के लिए जो लघु कृषक है या बड़ा कृषक है, उनमें से किसको अधिक फायदा है? दोनों को फायदा है। प्राकृतिक खेती तो हमेशा से फायदे की रही है, क्योंकि आपको अपने संसाधनों को बचाना है, अपने पुरातन बीजों को दोबारा वापस अपने खेतों में प्रतिस्थापित करके और उससे उत्पादन लेना है। तो छोटे स्तर पर छोटा उत्पादन और छोटा मुनाफा, बड़े स्तर पर बड़ा उत्पादन और बड़ा मुनाफा, इसलिए ये सभी के लिए फायदेमंद हो सकता है। इसके बाद मेरा अगला सवाल रहेगा, प्राकृतिक खेती की उत्पत्ति कैसे हुई और क्यों हुई, इसके विषय में बताएं। प्राकृतिक खेती जब इंसान ने पहली बार जंगलों से फल फूल और पान पत्तियों को छोड़कर और हल से पहली रेखा निकालने के बाद और अपने लिए उत्पादन करना सीखा, वह प्राकृतिक खेती की पहली शुरुआत थी। उस समय उसके पास में किसी भी प्रकार के कोई ऐसे साधन नहीं थे जिससे कि वो कोई एक्सटर्नल फोर्स से तैयार किया हुआ मटेरियल अपने खेतों को दे। तो खेतों में उत्पादित अनाजों के अवशेष ही उसके पहले खाद्य थे। इसके बाद मेरा अगला सवाल रहेगा कि आखिर प्राकृतिक खेती करने की आवश्यकता क्यों पड़ी किसान को? हम खुशकिस्मती से उस पीढ़ी के लोग हैं जिन्हें प्राकृतिक खेती बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्गेनिक कहें, जिसको बाय डिफ़ॉल्ट नेचुरल खेती कहें, वो देखने का मौका हमें 2, 4, 5 साल मिला। उसके बाद यह रासायनिक खेती का दौर आया। रासायनिक खेती के दौर में हमने खेतों में अनाज उगलते खेत तो देखे, लेकिन उसके कारण खेतों की बढ़ती हुई लागत, अनाज की गुणवत्ता, इन सब को भी खत्म होते और अब उत्पादन को भी खत्म होते देख रहे हैं। अब
एक नया समय आ गया है कि रासायनिक खेती करते हुए भी लोग वो उत्पादन नहीं पा रहे। हर साल उनके खादों के, फर्टिलाइजर के खर्च बढ़ रहे हैं, लेकिन उत्पादन घट रहा है। इसलिए अब यह सोचना जरूरी हो गया है कि पूर्व में हमारे बुजुर्ग ऐसी कौन सी पद्धति सैकड़ों सालों से नहीं बल्कि हजारों सालों से अपनाए हुए थे कि वो लगातार एक सी खेती करते रहे और अपना उत्पादन पाते रहे। तो प्राकृतिक खेती इसी तारतम्य में अब एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे बुजुर्ग करते रहे हैं। आज भी हमारे बुजुर्ग हमें सिखाते हैं कि प्राकृतिक खेती हम कैसे करते थे और अपनी समस्याओं का निदान, वो खाद के मामले में हो, वो कीट व्याधि के मामले में हो, वो खरपतवारों के मामले में हो, प्राकृतिक तौर पर हमारे पास में प्रकृति ने, माँ ने ऐसे संसाधन दिए हैं कि जिससे हम अपने समस्याओं का निदान पा लेते हैं। इसलिए आज के समय में लागत को घटाते हुए, विष से बाहर निकलते हुए प्राकृतिक खेती एक जरूरी विषय हो गया है। ऐसा किसानों के लिए कौन सा कार्य करना चाहिए जिससे कि किसान प्राकृतिक खेती की तरफ आकर्षित हो सके? सबसे पहले तो बात यह आती है कि मैं अपने अनुभव भी बताना चाहूँगा कि हम प्राकृतिक खेती करते हुए हमारे उत्पाद को लेने के लिए, जो पिछले 10 साल से लोग जानते हैं कि हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और उत्पाद निकल रहे हैं, लेकिन लेने वाला इस साल आ रहा है हमारे पास तो वो बताता है कि उसके परिवार में किसी को कोई विशेष बीमारी हो गई है जिसके कारण अब वो प्राकृतिक उत्पाद लेना चाहता है। जब तक हमारे अनाज का उपभोग करने वाले लोगों के बीच में इसकी अवेयरनेस नहीं आएगी कि हाँ वो कितना जहरीला उत्पाद खा रहे हैं, जब तक वो अपने किसानों से एक विषमुक्त उत्पाद की मांग नहीं करेंगे, उसका बाजार तैयार होने में दिक्कत होगी। जब वो उत्पाद की मांग करेंगे तो एक बाजार तैयार होगा, बाजार तैयार होगा तो किसान उसके लिए रास्ते ढूंढना शुरू करेगा कि वो प्राकृतिक खेती कैसे करे और क्यों करे। उसके बाद प्राकृतिक उत्पाद पैदा करने में या पुरातन बीजों का उपयोग करने में होने वाला कम उत्पादन और लगने वाली ज़्यादा लागत, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो केवल हाथ से ही किए जा सकते हैं, इनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, जैसे खरपतवार नियंत्रण है या आपके कई प्रकार की जो हम गोबर गोमूत्र से अपने बूस्टर बना रहे हैं उनका एप्लीकेशन है। ये सब हाथों के द्वारा ही किया जाए, तो इसमें लगने वाली जो लागत है इसकी भरपाई जब तक प्राकृतिक उत्पाद के मूल्य से नहीं होगी तब तक इसके लिए किसान उत्साहित नहीं होंगे। जैसा कि भैया अभी आपने बताया कि खेती, प्राकृतिक खेती क्यों करना चाहिए, हमने देखा है कि किसान प्राकृतिक खेती फिर भी अभी वर्तमान में नहीं करना चाहता है, इसका क्या कारण? प्राकृतिक खेती को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सियां हमेशा समय समय पर होती रही हैं। जैविक खेती से शुरुआत हुई, उसके बाद कई प्रकार की ABCD टाइप की खेतियां आ गई, फिर प्राकृतिक खेती आ गई, फिर नेचुरल खेती आ गई। सबसे पहले तो किसान इसमें ही भ्रमित हुआ। मैं सभी पद्धतियों के बीच में एक विशेष पद्धति की बात करता हूं जिसमें बाजार में बनाए जाने वाले विषयुक्त जो आदान है उनका खेती में अगर उपयोग ना हो, ऐसी खेती सभी प्रकार से जैविक या नैसर्गिक या प्राकृतिक खेती है। और इस मामले में एक खुली सोच के साथ में सभी को एक्सेप्ट करना चाहिए। उसके बाद बात यह आती है कि अब किसान ने प्राकृतिक उत्पाद पैदा कर लिया है और वो जब बाजार में जाता है तो बाजार में उपलब्ध जो रसायनों द्वारा उत्पादित किए गए उत्पाद हैं उसके साथ में उसके मूल्य का कंपैरिजन होता है। तो उस कंपैरिजन में कहीं ना कहीं प्राकृतिक उत्पाद अपनी लागतों के कारण, अपने कम उत्पादन के कारण, मूल्य ज़्यादा होने से उनके सामने ठहर नहीं पाते। इसलिए प्राकृतिक खेती करने वाले ऐसे सैकड़ों किसानों को मैं जानता हूं जिन्होंने समय के साथ बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छी प्राकृतिक खेती की, उत्पादन भी बहुत अच्छे पाए, लेकिन बाजार में ले जाकर उनके लागत मूल्य भी ना पा पाने के कारण सामान्य मूल्य पर उन्हें बाजार में अपना उत्पाद बेचना पड़ा और अगले दूसरी साल से फिर वो रासायनिक खेती की तरफ लौट गए। और अभी भी बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो धीरे धीरे करके वापस लौटते जा रहे हैं। यह एक इस विधा को बहुत नुकसान पहुंचाने वाला कारक है, इसलिए बहुत सारे किसान इस विधा से
पास आके भी अब दूर हट रहे हैं। इसके अलावा मेरा आपसे अगला सवाल रहेगा कि जो स्थानीय विभाग है वह किस प्रकार से किसानों को प्राकृतिक खेती की तरफ आकर्षित करे और उनका सपोर्ट करे, मार्गदर्शन करे। प्रशासनिक सहायता की जहाँ तक बात है तो प्रशासनिक सहायता में हम देख रहे हैं कि रासायनिक खेती करने वाले किसानों को डीएपी, पोटाश, यूरिया से भर भर के सब्सिडियां मिल रही, जिसकी दम पे वो रासायनिक उत्पाद का भरपूर उत्पादन कर रहे हैं। परंतु इसी के सामने जब एक जैविक या एक प्राकृतिक या इस तरीके की विधा वाला किसान है, उसको सहयोग के नाम पर एक सेमिनार ही आज के मामले में साल में एक बार एक जिले पर या एक ब्लॉक स्तर पर उपलब्ध हो रहा है। अगर वो हो भी गया तो इसके बाद उसके बनाए हुए खादों को या खाद प्राप्त करने के लिए इसके लिए शासन से कोई सहायता नहीं है, अभी तक तो नहीं है। सुनते हुए अवश्य रहे, पिछले 5 सालों से हम सुन रहे हैं कि अलग आ रहा है, लेकिन अभी तक कुछ आया नहीं है। इसके अलावा शासकीय तौर पर जब कुछ 100 किसान प्राकृतिक खेती और प्राकृतिक उत्पाद पैदा करने के लिए अपनी फील्ड को, अपने खेतों को सर्टिफिकेशन करा रहे हैं, तो पहले से सर्टिफिकेशन दुगने और 3 गुने महंगे हो गए। पहले 2,000 रुपये एक किसान को लगता था, आज 6, 8 और 10,000 रुपये एक किसान को लग रहा है। तो इसके कारण भी जो 2 एकड़ का किसान है उसको तो हर साल उतना सर्टिफिकेशन की फीस चुकाना पड़ रही जितना कि उसको कहीं से कोई फ़ायदा मिल रहा था। और दूसरी बात यह है कि अगर उसने सर्टिफिकेशन कर भी लिया तो जब वो बाज़ार में खड़ा होता है तो उसके जैसे ही नकली जैविक या प्राकृतिक उत्पाद पैदा करने वाले उससे आधी कीमत में बेचने वाले हैं, क्योंकि कोई भी आज के समय में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि जो हमारे उत्पाद को टेस्ट करे और उसको सर्टिफाइड करे कि ये उत्पाद जैविक है अथवा नहीं है। भले ही उसके लिए फीस लगे, लेकिन इन जो बाजू से नए डुप्लीकेट सामान लाने वाले जो लोग हैं उनका बंदेज नहीं होगा तब तक एक्चुअल सामान बेचने वाला या उत्पादन करने वाला उसके मूल्य नहीं पा पाएगा। तो शासकीय तौर पर मैं सहायता चाहता हूं कि बिना देर करे जो प्राकृतिक किसान हैं उनके सामानों की टेस्टिंग की जाए, उनकी टैगिंग की जाए, बारकोड उनको अलॉट किए जाएं, जिससे कि बाजार में रातों रात ऑर्गेनिक कंपनियां और ऑर्गेनिक स्टोर खुल गए हैं जिनकी कोई मापदंड नहीं है, कोई टेस्टिंग नहीं है, और वो बाजार के मूल्य से बस 5 रुपए ज़्यादा मूल्य पर ऑर्गेनिक के नाम पर अपना सामान बेच रहे हैं। ये जैविक या प्राकृतिक खेती के लिए सबसे नुकसानदायक विषय है, जो अगर समय से बंद नहीं हुआ तो बहुत जल्दी ये विधा, मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि ये बहुत जल्दी ये विधा हमारे बीच से प्राकृतिक खेती की चली जाएगी। इसके अलावा भी पशुपालन जो किसान कर रहे हैं, क्योंकि निसंदेह प्राकृतिक खेती बिना पशुपालन के संभव नहीं है, पशुपालन इसका पर्याय है। तो इनके लिए जब किसान रोडों से लाके गाय अपने घरों में बांध के और उससे प्राकृतिक खेती कर रहा है तो उसको प्रशासनिक तौर पे सहायता मिलना चाहिए। मंडियों में इनके लिए अलग से एक शेड बनाया जाना चाहिए। शहरी स्तर पर इन लोगों के लिए स्टॉल वगैरह आवंटन होना चाहिए, जिसमें जिला प्रशासन और इन सब लोगों की सहभागिता साथ में हो। इनके ऊपर एक नोडल अधिकारी होना चाहिए जो सब इन प्रक्रियाओं के ऊपर नज़र रखे, और जो प्राकृतिक सामान बेच रहे हैं उनकी एथेंटिसिटी पर भी एक कंट्रोल होना चाहिए। ये बहुत निहायत जरूरी है। इसके बाद अगर मैं निष्कर्ष की बात करूं तो मुख्यमंत्री श्री सम्माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी द्वारा अभी अनाउंसमेंट कुछ महीने पहले किया गया था कि जो प्राकृतिक कृषक है उसको 900 रुपये पर महीने एक गाय पर दिया जाएगा। उस पर भी कोई कार्य अभी नहीं किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? जी हाँ, ऐसी घोषणाएं तो हमने सुनी हैं, और इसके पहले भी मैं पिछले 10 साल से प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ, और हर साल एक नई योजना का नाम सुनते हैं, लेकिन मूर्त रूप अभी तक फील्ड में कोई भी नहीं आई। मेरे फार्म पर अभी भी किसी भी शासकीय सहायता के तौर पर हमें इससे कोई ऐसी सहायता नहीं मिली है।
जो जिस तरीके की ये घोषणाएं हुई हैं। तो मैं ज़्यादा उत्साहित नहीं हूं कि अब ये कब होगा, लेकिन हम अपनी कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारे मेरे किसान भाई बहुत ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं। हम प्रशासन से निवेदन करेंगे कि वो लोग हताश होकर बाहर ना निकल पाए, उसके पहले उनके लिए कुछ उचित कदम उठाया जाए जिसमें इस विधा को वो जिंदा रखे। भैया मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे किसान दर्शकों के लिए, हमारे लिए। मैं धन्यवाद आपका और आपके चैनल का करूँगा कि आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि अभी आपने देखा, हमने बात की कुशल मंगल ऑर्गेनिक फार्म के संचालक राकेश दुबे जी से, और उनके द्वारा हमने जाना कि जो प्राकृतिक खेती में आने वाली समस्याएं हैं उनके विषय में हमें बताया गया। ऐसी ही वीडियो और भी हम आपके बीच में लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि और भी जानकारी हम आपके बीच तक पहुँचा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।